मैंने हमेशा कानून, न्याय और सच्चाई में यकीन किया है, पर आज इस बरसती बारिश को अपनी खिड़की से टकराते देख मैं खुद से पूछने पर मजबूर हूं कि क्या इन सबका कोई मतलब बचा भी है। ये शहर अब अलग सा महसूस होता है, एक घुटन भरी अंधेरी परछाई जैसे चारों ओर फैली हुई है, जो मेरी हड्डियों तक को ठंडा कर देती है। ये सब उस पहले मौत से शुरू हुआ था, मेरे दोस्त ऑफिसर मनोज की मौत से। वो दिन आज भी मेरी आंखों में बसा है। ड्यूटी के दौरान एक कॉल आया, तुरंत घटनास्थल पर रिपोर्ट करने का आदेश था। वहां पहुंचते ही जो मंजर देखा वो मेरे दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। मनोज अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, उसकी आंखों में खौफ की एक सर्द झलक। सड़क को चारों तरफ से बंद कर दिया गया था, पर दूर से भी वहां खड़े लोगों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ था? मैंने एक ऑफिसर से कांपती आवाज में पूछा। कोई नहीं जानता, उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे जड़ कर दिया। मैंने अपने दोस्त के निर्जीव शरीर पर नजर डाली और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडा सा झटका लगा। मेडिकल एग्जामिनर उसके शरीर को देख रहा था, कुछ अजीब चिन्हों के बारे में बुदबुदा रहा था, ऐसे निशान जिनका इस दुनिया में कोई स्थान नहीं था। अफवाहें उसी वक्त से शुरू हो गईं, अलौकिक शक्तियां, श्राप और भटकती आत्माएं। मैंने आंखें घुमा ली। ये सब मेरे लिए बकवास था, पर कहीं ना कहीं मन में एक हल्की शंका ने जन्म ले लिया था। कुछ हफ्तों बाद शहर में कोहराम मच गया और ऑफिसर्स की लाशें मिलने लगीं। उनकी भी आंखों में वही डर की परछाई। ऐसा लगा मानो एक साया हमारे बीच में फैल गया हो, एक अंधकार जो मेरे पास धीरे धीरे खिसक रहा था। मैंने उन अफवाहों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, पर असली डर तब शुरू हुआ जब इंस्पेक्टर प्रकाश, मेरा सबसे करीबी दोस्त, भी उस अजीब से साए की चपेट में आ गया। मुझे उस रात का फोन अब भी याद है, अंजलि की घबराई हुई आवाज। विक्रम, तुम्हें जल्दी से आना होगा। मैंने प्रकाश के अपार्टमेंट की ओर दौड़ लगाई। दिल में एक अजीब सा डर घुटने लगा। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, वहां की हवा में एक ठंडक थी जो असामान्य लग रही थी। अंजलि सामने खड़ी थी, उसका चेहरा पीला और आंसुओं से भीगा हुआ। वो लिविंग रूम में है, उसने धीरे से कहा, जैसे उसकी आवाज टूट सी गई हो। मैं कमरे में कदम रखते ही ठिठक गया। प्रकाश जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली और बिना पलक झपकाए हुए। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठा। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ खिड़की पर बरसात की हल्की बौछार की आवाज गूंज रही थी। क्या हुआ था? मैंने धीरे से पूछा, हालांकि मुझे इसका जवाब पता था। वो डरा हुआ था, अंजलि सुबकते हुए बोली। वो बार बार कह रहा था कि उसने कुछ देखा, कुछ जो अंधेरे में छुपा था। मेरी पीठ से ठंडी पसीने की एक बूंद बह निकली जब मैंने प्रकाश के शरीर का मुआयना किया। उसकी त्वचा पर अजीब और गरीब निशान साफ दिख रहे थे, ऐसे चिन्ह जो मानो जी रहे हों उसके शरीर के नीचे, जैसे कुछ रेंग रहा हो। इसका मतलब क्या है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, अंजलि चिल्लाई, पर वो यही कहता था कि वो चीज उसे लेने आ रही है, तुम सबको लेने आ रही है। अपने दोस्त के निर्जीव शरीर को देख एक भयावह एहसास ने मुझे जकड़ लिया। प्रकाश का शिकार किया गया था, किसी चीज ने उसे अपने चंगुल में लिया था, और मुझे अब लगने लगा था कि शायद अब मेरी बारी थी। प्रकाश के अंतिम संस्कार के बाद दुनिया और भी अंधेरी लगने लगी। मैंने अपनी दिनचर्या में लौटने की कोशिश की, लेकिन हर चीज में एक अजीब सा डर समा गया था। पुलिस स्टेशन में साथी अफसरों के बीच फुसफुसाहटें थीं, अलौकिक शक्तियों और भूत प्रेतों की बातें। मैंने इन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर हर बार जब मैं आंखें बंद करता, प्रकाश का चेहरा मेरे सामने आ जाता, डर से विकृत। उनमें से एक बेचैन रात में मुझे लगा मानो मैं अपनी असलियत से दूर जा रहा हूं। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, निराशा का बोझ अपने ऊपर महसूस करते हुए। तभी मुझे अपने कमरे में एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली और देखा कि मेरे बिस्तर के पास एक आकृति खड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा, पर वो आकृति बस मुझे घूरती रही, उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। मेरी सांसें जैसे रुक गईं, और जैसे ही मैंने पलक झपकाई वो आकृति गायब हो गई। क्या मैंने उसे सच में देखा था? उस डर ने मेरे अंदर घर कर लिया, एक ऐसा बोझ जिसे मैं उतार नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिन जैसे एक अंतहीन डर की धुंध में बीतने लगे।
रात में अजीब आवाजें, कानों में फुसफुसाहटें और अंधेरे में नाचते साए। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो कि मैं कब लापरवाह हो जाऊं। मेरे साथी मेरी बढ़ती घबराहट को महसूस करने लगे थे, पर मैं उनकी चिंता को नजरअंदाज कर देता। मैं ठीक हूं, मैंने चिढ़ते हुए कहा, लेकिन मेरे दिल में गहराई से मैं जानता था कि मैं ठीक नहीं हूं। उत्तर खोजने की कोशिश में मैंने उस छापे के फाइल्स दोबारा देखे जिसने मीरा की जान ले ली थी। मैंने पुरानी केस रिपोर्ट्स निकाली, उस रात की तस्वीरें देखी। मेरी उंगलियां कांप रही थीं जैसे जैसे मैं उन फाइल्स को पलट रहा था। यादें वापस आने लगीं, गोलियों की आवाज, अफरा तफरी और एक मासूम औरत की चीखें। वो एक साधारण सा ऑपरेशन होना चाहिए था, एक और दिन की ड्यूटी, पर सब कुछ बेकाबू हो गया। मुझे आज भी याद है वो चीखें जब हम वेयर हाउस में घुसे थे, धुआं और भ्रम का माहौल, और फिर सबके बीच मीरा उस गोलीबारी में फंस गई। उसकी जिंदगी पल भर में खत्म हो गई। मैं अपनी धुंधली रोशनी में बैठे ऑफिस में बैठा था। मेरे चारों तरफ का माहौल गाढ़ा और भारी हो गया था, पछतावे से भरा हुआ। मुझे पता था कि मुझे अपने अतीत का सामना करना होगा, पर वो परछाइयां जो मेरे इर्द गिर्द घूम रही थीं, मुझे आगाह कर रही थीं। मैं एक खतरनाक राह पर कदम रख रहा था। उस रात मैं अपनी डेस्क पर सोते सोते ही बेहोश हो गया, थका हुआ और भूतों से घिरा हुआ। एक झटके में आंख खुली, हांफते हुए। कमरे में ठंड और गहरी हो चुकी थी, और परछाइयां जैसे मुझे घूर रही थीं। मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, उसकी आवाज जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी, मुझे बचाओ। अगले दिन मैंने उस रिटायर्ड अफसर से मिलने का निश्चय किया जो उस छापे का हिस्सा था। मुझे जानना था कि क्या वो भी वही डर महसूस करता है जो मैं कर रहा था। जब मैं उसके घर पहुंचा, वो बाहर अपने आंगन में बैठा था, चेहरे पर जीवन का बोझ और आंखों में यादों का घना बादल। विक्रम, उसने मुझे देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम परेशान लग रहे हो। मैंने गहरी सांस ली, अपनी धड़कन को काबू में करने की कोशिश करते हुए। प्रकाश, वो मर गया है, और अब मुझे भी लगने लगा है कि कोई मुझे भी निशाना बना रहा है। वो बूढ़ा अफसर एक लंबी सांस भरते हुए बोला। उसके स्वर में हल्का सा डर था। तुम अकेले नहीं हो जो ये महसूस कर रहे हो। उस औरत की आत्मा, वो अशांत है। तुम्हें सावधान रहना होगा। पहले तो मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, पर जैसे ही मैं वहां से निकला, चारों ओर के साए और गहरे हो गए, मानो उनके अंदर कुछ जिंदा हो। उस रात मुझे एक ऐसा फोन आया जिसने मेरी दुनिया बदल दी। दूसरी ओर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, विक्रम। वो आवाज जैसे मेरी रूह को कंपा गई, और फिर फोन कट गया। अगले कुछ दिन एक भयावह धुंध में बदल गए। हर रात मैं अपने साथियों की भयानक मौत का दृश्य देखता। उनकी चीखें मेरे मन में गूंजती। मैं एक ऐसे बुरे सपने में कैद हो गया था जहां मेरे अतीत की सच्चाई मुझे घेर रही थी। जवाबों की तलाश में मैंने मीरा की मां से मिलने का फैसला किया, ये जानते हुए कि शायद वही मुझे सच्चाई तक पहुंचा सके। उसका घर एक टूटा फूटा सा छोटा मकान था, शहर के किनारे, बेतरतीब उगी हुई घास से घिरा हुआ और एक अजीब से खामोशी से भरा हुआ। जैसे ही मैं पास आया, दरवाजा चरमराते हुए खुला और सामने आई उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। तुम मीरा के बारे में बात करने आए हो, उसने थकी हुई आवाज में कहा, जिसमें पीड़ा का भार था। मुझे सच्चाई जाननी है, मैंने जवाब दिया, और दिल में एक भारीपन महसूस हुआ। उस रात क्या हुआ था? वो मुझे भीतर ले गई और उसकी बातें सुनते हुए मुझे उसके दर्द की गहराई महसूस होने लगी। वो निर्दोष थी, उसे बस अपनी जिंदगी जीनी थी। पुलिस ने उसे मुझसे छीन लिया और मैं हर दिन उसके आत्मा को शांति देने की कोशिश में बिताती हूँ, उसने धीरे धीरे कहा। मेरे सीने में एक गांठ सी बन गई। मुझे पता नहीं था, मैंने बमुश्किल फुसफुसाया। जिस गलती ने उसे मुझसे छीना, उसका अपराध बोध मुझे भी सताता है, उसने जारी रखा। मैंने हर तरह के कर्मकांड किए, उसे यहाँ रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा अब बहुत प्रबल हो गया है। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उसकी पीड़ा का हिस्सा हूँ, उस तंत्र का हिस्सा जिसने उसे न सिर्फ मारा बल्कि उसकी आत्मा को भी बेचैन छोड़ दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पूछा। मेरी आवाज में निराशा घुल गई थी। उसे न्याय दिलाओ, उसने अपनी आंखों में एक आग लिए हुए कहा, तभी उसे शांति मिलेगी। एक नई दृढ़ता के साथ मैं प्रिसिंक्ट लौटा, उस सच्चाई को उजागर करने का संकल्प लिए जो मीरा की मौत से जुड़ी थी।
मैंने अपने सहकर्मियों को इकट्ठा किया, दिल की धड़कनों के साथ, और उनके सामने वो सबूत पेश किए जो उस रात के झूठ और छुपाए गए अपराधों को उजागर करते थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने बताया, मैं उनके चेहरों पर अविश्वास और विरोध की झलक देख सकता था। विक्रम, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? एक अधिकारी ने ठिठकते हुए कहा। तुम समझ नहीं रहे, मैंने चिल्लाते हुए कहा, जैसे गला घुट रहा हो। वो हमारे लिए आ रही है। लेकिन कमरे के अंधेरे और गहरे होते गए, जैसे वो मुझे चारों तरफ से जकड़ने लगा हो। मेरे सहकर्मी एक दूसरे की तरफ बेचैन नजरों से देखने लगे। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ था। वो नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्या देख और महसूस कर रहा हूं, उस डर को जो मेरी हकीकत को घेर रहा था। तुम बिना किसी ठोस सबूत के इल्जाम लगा रहे हो, इंस्पेक्टर पटेल ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में सख्ती थी, पर थोड़ी खींच भी झलक रही थी। तुम ये कह रहे हो कि कोई भूत हमारे अधिकारियों को मार रहा है? मैंने मुट्ठी भींच ली, गुस्से में कांपते हुए। ये सिर्फ भूत की बात नहीं है, ये उन जिंदगियों के बारे में है जो हमने तबाह कर दी, उस निर्दोष खून के बारे में जो हमारे हाथों पर है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात पर विश्वास करो, लेकिन मैं उनके चेहरों पर संदेह की परछाई देख सकता था। वो इसे महज एक संयोग मानना चाहते थे, शायद शराब की वजह या कोई गलत लत। लेकिन मुझे सच्चाई पता थी। मैं उस अंधकार को महसूस कर सकता था जो और भी करीब आ रहा था, जैसे कोई अनदेखा शिकारी हमें घेर रहा हो। जैसे ही मैं गुस्से में प्रिसिंक्ट से बाहर निकला, भारी हवा मुझ पर मंडराने लगी, एक अजीब तनाव से घिरी हुई। मैं अकेलेपन के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा था। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था, और मुझे इस बात का डर था कि हमारे लिए क्या आने वाला है। उस रात मैंने खुद उस प्रेत का सामना करने का फैसला किया। मेरे पास बस एक टॉर्च और उन मरे हुए अधिकारियों के नामों से भरी एक नोटबुक थी, और मैं पुरानी पुलिस आर्काइव्स की गहराइयों में उतर गया। एक ऐसी जगह जहां अतीत की कहानियां खुद किसी भूत की तरह मौजूद थीं। जैसे जैसे मैं उस मंद रोशनी वाले बेसमेंट में गहराई तक उतरा, मुझे इतिहास का बोझ अपने ऊपर महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अतीत की फुसफुसाहटें मेरे कानों में गूंज रही थीं। पछतावे और निराशा का शोर, हर परछाई झिलमिलाई, और मैंने अपनी मानसिकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मैं फाइलों के ढेर में खंगालता रहा, किसी ऐसी चीज की उम्मीद में जो इन मौतों के पीछे की सच्चाई को उजागर कर सके। कई घंटे बीत गए, और जब मैं हार मानने ही वाला था तो मुझे एक फाइल मिली जिस पर लिखा था गोपनीय ऑपरेशन धोखेबाज। कांपते हाथों से मैंने उस फाइल को खोला, और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं जब मैंने अंदर की सामग्री को पढ़ा। जो कुछ मैंने देखा उसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। एक गुप्त ऑपरेशन की रिपोर्ट, अवैध लेन देन, और उन अधिकारियों के नाम, वो अधिकारी जिन पर मैंने भरोसा किया था, वो अधिकारी जिन्होंने अपने पहने हुए बैज का मान नहीं रखा था। लेकिन जिस चीज ने मेरी नजरें खींच लीं, वो एक तस्वीर थी, मीरा की, जिंदा और मुस्कुराती हुई, उन अधिकारियों के बीच जो उस काली रात का हिस्सा थे। उसके नीचे लिखा था सहायक हानि। अचानक कमरे की परछाई बदलने लगी, और मुझे एक अजीब सी उपस्थिति महसूस हुई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं जब मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाई। कमरे के कोने में एक आकृति खड़ी थी, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। कौन है वहां? मैंने थरथराते हुए लेकिन तेज आवाज में पूछा। वो आकृति आगे बढ़ी, और मैं जम सा गया। वो उसी पुराने केस का एक अधिकारी था, ऑफिसर राघव। उसका चेहरा पीड़ा में मरोड़ा हुआ, उसकी आंखें भय से भरी हुई। विक्रम, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक बांसी सी गूंज की तरह थी। तुम्हें भागना चाहिए। भागना? मैंने हकलाते हुए कहा, डरा हुआ और उलझन में। क्यों? क्या हो रहा है? वो आत्मा, उसने कांपते हुए कहा, वो सिर्फ बदला नहीं चाहती, वो सच को सामने लाना चाहती है, उन गुनहगारों को सजा दिलाना चाहती है। लेकिन अब वो तुम्हें निशाना बना रही है विक्रम। तुम्हें यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि वो तुम्हें ढूंढ ले। मैं कुछ कह पाता, उससे पहले ही अंधेरा उसे अपने में समेट लेता है, और वो गायब हो जाता है। अपने पीछे बस एक भयानक खामोशी छोड़ता है। मेरे भीतर दहशत फैल गई, और मैं पीछे हटते हुए समझ गया कि मेरी जांच ने कुछ बहुत ही खतरनाक चीज को खोल दिया है। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए मुड़ा, मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी फुसफुसाहट, जैसे हजारों आवाजें दर्द में कराह रही हों। मैंने अपने कानों पर हाथ रखा, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आवाजें और जोर से गूंजने लगी, मुझे दबाने लगी। मैं बेसमेंट से भागा,
दिल की धड़कनें तेज और ठंडी रात की हवा में बाहर निकल गया। मुझे अंजलि को ढूंढना था। वही थी जो इस पागलपन में मेरी मदद कर सकती थी। मैं अंजलि के अपार्टमेंट की ओर गाड़ी चलाने लगा। दिमाग में डर और बेबसी का तूफान चल रहा था। जब मैं पहुंचा तो मैंने उसे सीढ़ियों पर बैठा पाया। चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। विक्रम, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, उसने मुझे देखते ही कहा। मैंने उसके कंधों को पकड़ा, सांसें तेज और हाँफते हुए। अंजलि, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा जान लिया है जो हमें बचा सकता है। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता के साथ एक दृढ़ता की झलक भी थी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने उसे सब कुछ बताया, फाइलें, परछाई और राघव की चेतावनी। जैसे जैसे मैंने बताया, मैंने उसकी आंखों में डर देखा, लेकिन उसके साथ ही एक और चीज भी, साहस की एक झलक। मुझे लगता है हमें एक अनुष्ठान करना होगा, उसने गंभीर आवाज में कहा। मीरा की आत्मा को शांति देने के लिए और खुद को इस अंधकार से बचाने के लिए। मैंने मुश्किल से थूक निकला। उसके सुझाव का भारीपन मुझ पर महसूस होने लगा। तुम्हें सच में लगता है कि यह काम करेगा? अंजलि ने सिर हिलाया। उसका चेहरा संकल्प से भरा हुआ था। यह हमारी एकमात्र उम्मीद है। हम इस अंधकार को हमें नहीं निगलने दे सकते। हमने उन चीजों को इकट्ठा किया, मोमबत्तियां और धूप और मीरा और मरे हुए अधिकारियों की तस्वीरें। रात घिरते ही हमने मेरे लिविंग रूम में सब कुछ सजाया। माहौल तनाव और उम्मीद से भरा हुआ था। जैसे ही हमने अनुष्ठान शुरू किया, मुझे रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ती महसूस हुई। हम कुछ पुराने मंत्र पढ़ने लगे जो अंजलि ने किसी प्राचीन किताब में से ढूंढे थे। हवा भारी होने लगी और मुझे महसूस हुआ जैसे परछाई हमें घेर रही हूं, हमें देख रही हूं। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, अचानक एक तेज झोंका कमरे में घुसा और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। डर की लहर ने मुझे जकड़ लिया और मैं टॉर्च ढूंढने लगा। अंजलि, पास रहो, मैंने चिल्लाया, लेकिन मैं अपनी ही आवाज को बमुश्किल सुन पा रहा था क्योंकि चारों ओर फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। विक्रम, अंजलि चीखी और मैंने देखा कि परछाई से एक आकृति बाहर निकल रही थी। एक सफेद साड़ी में महिला, उसका चेहरा दर्द से मरोड़ा हुआ। मुझे बचाओ, उसने चीखते हुए कहा और उसकी आवाज मेरे दिल को चीरती चली गई। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी टॉर्च की रोशनी मीरा की आत्मा पर पड़ी। मैं यहां हूं, मैंने कांपती आवाज में कहा। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमें जो हुआ उसके लिए अफसोस है। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखें गुस्से और गम से भरी हुई थी। तुम समझते नहीं, उन्होंने मेरी जान ली और अब वे दूसरों की जान भी ले रहे हैं। उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे अपराध बोध का एहसास हुआ। मुझे पता है हम सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे और बाकी लोगों के लिए न्याय लाने के लिए, लेकिन तुम्हें हमें ये बिना और खून बहाए करने देना होगा। नहीं, उसने चीखते हुए कहा और उसके गुस्से की ताकत ने मुझे पीछे धकेल दिया। न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक खून नहीं बहेगा। उस पल में मुझे उसकी पीड़ा की गहराई का एहसास हुआ। वह केवल बदला नहीं चाहती थी, वह एक टूटी हुई व्यवस्था की शिकार थी। बाकी लोग भी इसी अंधेरे का हिस्सा थे और वह चाहती थी कि वे भी अपने किए का बोझ महसूस करें। अंजलि ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींचा। विक्रम, हमें अनुष्ठान पूरा करना होगा। मैंने सिर हिलाया। मेरे भीतर एक नई दृढ़ता थी। मीरा, प्लीज, हम इसे सही करेंगे, लेकिन तुम्हें हमें और हिंसा के बिना यह करने देना होगा। उसकी आत्मा का अस्तित्व थरथराया, क्रोध और शांति की तलाश के बीच फंसी हुई। वादा करो कि तुम सच्चाई को सामने लाओगे। मैं वादा करता हूं, मैंने कहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हम इसका एक हल निकालेंगे। अंतिम चीख के साथ उसकी आत्मा मेरी ओर बढ़ी और मुझे ठंडी छुन से घेर लिया। मैंने उसकी पीड़ा, उसका दर्द अपने अंदर महसूस किया और फिर अचानक वह गायब हो गई और मैं घबराई हुई सांसों में अंधेरे में खड़ा था। अगले कुछ दिन एक तूफान की तरह गुजरे। अंजलि और मैंने सबूत इकट्ठा किए, गवाहों के बयान लिए और उन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ केस तैयार किया जिन्होंने अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ा था। हमारे ऊपर का अंधेरा धीरे धीरे हल्का होने लगा, लेकिन जख्म अभी भी ताजा थे। जब हमने अपनी रिपोर्ट पुलिस प्रमुख के सामने रखी तो कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। अफसर असहज दिख रहे थे। उनके चेहरे उस डर को झलका रहे थे जो अब पूरे थाने पर हावी हो चुका था। यह सच नहीं हो सकता, प्रमुख बुदबुदाया। उसका चेहरा फक पड़ गया।
तुम हमारे अपने लोगों पर आरोप लगा रहे हो। ये सच्चाई है, मैंने दृढ़ता से कहा, और ये समय है कि जिम्मेदार लोगों को उनके कर्मों का जवाब दिया जाए। सप्ताहों के दबाव के बाद जांच शुरू हुई और कई अफसरों को निलंबित कर दिया गया। अतीत का अंधेरा धुंधला होने लगा और इसके साथ ही थाने में एक शांति का एहसास फैलने लगा। मैंने उस अंधेरे का सामना किया था, उन डरावनी छायाओं से लड़ाई लड़ी थी जिसने मुझे जकड़ लिया था, और अब मैं उस दूसरे किनारे पर खड़ा था। थाने के बाहर खड़े होकर पेड़ों के बीच से छनती सूरज की किरणों में मैंने एक राहत का एहसास किया, लेकिन मुझे पता था कि यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हमारे कर्मों के निशान अब भी मौजूद रहेंगे, उन खोई हुई जिंदगियों और भटकती आत्माओं की याद के रूप में। और रात की खामोशी में मैं अब भी उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ, एक धन्यवाद का हल्का सा फुसफुसाहट जो सन्नाटे में गूंजती थी। महीनों बीत गए और शहर धीरे धीरे अपने जख्मों को भरने लगा। नए अफसरों ने पुलिस बल में अपनी जगह बनाई और हवा कुछ हल्की सी महसूस होने लगी, लेकिन कभी कभी मुझे उसकी झलक दिखाई दे जाती, किसी परछाई के रूप में जो मेरी नजरों के किनारे पर होती, या एक ठंडी लहर जो मेरी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ दौड़ जाती। मैंने स्वीकार कर लिया था कि मीरा की आत्मा हमेशा मेरे साथ रहेगी, न्याय की कीमत और कर्तव्य का बोझ याद दिलाने के लिए। एक दिन जब मैं पुलिस थाने में घूम रहा था, मेरी नजर दीवार पर लगे एक नए पोस्टर पर पड़ी, उन अफसरों की श्रद्धांजलि जिन्होंने अपनी जान दी थी। मीरा का नाम भी उनमें था और उसके बगल में एक छोटा सा वाक्य लिखा था, उनकी स्मृति में जिन्होंने न्याय के लिए संघर्ष किया। मेरे दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। मैं उसके नाम को अपनी उंगली से छूकर महसूस करने लगा। अब वह केवल एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि एक बदलाव का प्रतीक बन चुकी थी, पुलिस बल में नई जिम्मेदारी का एक प्रतीक। उसकी कहानी सुन ली गई थी और उसकी यादें हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। अंजलि और मैंने अपने काम को जारी रखा, समाज में विश्वास बहाल करने और लोगों के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश की। उस रात को अक्सर याद करता हूँ, वो फैसले, वो रास्ते जो मैंने चुने, और उन्होंने मेरे काम करने के तरीके को प्रभावित किया। जब भी मैं अपनी गाड़ी में बैठता, मैं मीरा का एक अंश अपने साथ लेकर चलता। वह मुझे याद दिलाती कि मुझे उन लोगों के लिए खड़ा होना है जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। मुझे उस शपथ का पालन करना है जो मैंने ली थी, केवल अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी, जिनकी आवाज़ अब खामोश हो चुकी थी। महीने सालों में बदलते गए और मुझे महसूस हुआ कि परछाइयाँ अक्सर रहती हैं और कभी कभी वो अप्रत्याशित रूप में सामने आती हैं। एक देर शाम मुझे एक पुराने इलाके में गड़बड़ी की सूचना मिली, वह जगह जहां से मैंने जांच शुरू की थी और जिसे अब तक टालता आ रहा था। अनिच्छा से मैं वहां पहुंचा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पुरानी यादें फिर से उभरने लगीं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, एक स्ट्रीट लैंप की धीमी रोशनी झपक रही थी और सड़कों पर अजीब सी परछाइयां डोल रही थी। कहीं से चिल्लाने और शीशे टूटने की आवाज आ रही थी और मेरा सतर्कता का भाव जाग उठा। मैंने अपनी गाड़ी पार्क की। रात की खामोशी शहर की हलचल को निगल रही थी। जब मैंने उस भीड़ के पास पहुंचा, एक ठंडक मेरी हड्डियों में उतर गई। एक भीड़ जर्जर इमारत के बाहर जमा थी, जहां दो लोग किसी गर्मागर्म बहस में लगे थे। मेरा दिल डूब गया जब मैंने एक आवाज पहचानी, राघव, वही अफसर जिसने मुझे अंधेरे के खतरे के बारे में चेताया था। पीछे हटो, तुम नहीं जानते कि तुम किससे सामना कर रहे हो, वो घबराहट से चिल्ला रहा था। मैं भीड़ के बीच से गुजरते हुए राघव तक पहुंचा। क्या हो रहा है? यहाँ क्या हुआ? विक्रम, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ये फिर से शुरू हो गया है। अंदर कौन है? मैंने तेजी से पूछा। दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ बच्चे किसी चीज से छेड़खानी कर बैठे हैं, ऐसी चीज जिसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए था। उसने घबराते हुए इमारत की तरफ देखा और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्हें लगता है कि ये बस एक भूत है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अंधेरा लौट आया है और उसे और खून चाहिए। हमने डरते हुए एक दूसरे को देखा और इमारत के अंदर बढ़ गए। अंदर हवा भारी हो गई थी, जैसे दीवारें हमारे ऊपर मंडरा रही हों। सड़े गले की बदबू से सांस लेना मुश्किल हो गया था। इमारत के अंदर हल्की सी रोशनी में हमें टूटी फूटी चीजें, बिखरी हुई जिंदगी के निशान और दीवारों पर अजीबो गरीब लिखावटें दिखाई दी। कुछ मफल आवाजें गूंज रही थीं जो हमें अंदर की गहराइयों में खींच रही थीं। विक्रम, हमें उन्हें ढूंढना होगा, राघव ने घबराते हुए कहा। अंदर मलबे के बीच चलते चलते हमें कुछ किशोरों का एक झुंड दिखा। उनके चेहरों पर डर की सफेदी छाई हुई थी।
उनके पास एक पुराना पुलिस का बैज पड़ा हुआ था, जिसकी लिखाई धुंधली और घिस चुकी थी। तुम लोगों ने क्या किया? मैंने पूछा, गले में घबराहट सी महसूस करते हुए। क्या तुमने कुछ परेशान किया? हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, एक लड़की ने रोते हुए कहा। हम बस यहाँ घूम रहे थे और हमें एक कमरा मिला। कुछ अजीब सा लगा। बत्तियां टिमटिमाने लगीं और फिर हमने उसकी आवाज सुनी। मुझ पर एक डरावनी लहर सी छा गई। उसकी आवाज, कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही तापमान अचानक गिर गया और एक तेज हवा के झोंके ने हमें धक्का देकर गिरा दिया। बत्तियां तेजी से टिमटिमाने लगीं और उसी क्षण मैंने उसे देखा। मीरा की आत्मा पहले से भी ज्यादा स्पष्ट, उसकी भावनाओं में गुस्सा और दुख झलक रहा था। मुझे मदद करो, वह चीखी और दीवारें उसके गुस्से से कांपने लगीं। तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा राघव, हमें फिर से उस अनुष्ठान को करना होगा, मैंने शोर के बीच चिल्लाकर कहा। उसने सहमति में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर डर और संकल्प का मिश्रण था। सबको इकट्ठा करो, उन्हें यह समझना होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है। हमने जल्दी से किशोरों को इकट्ठा किया और उन्हें जितना हो सका सब समझाने की कोशिश की। मुझे मीरा की आत्मा का दबाव महसूस हो रहा था, जैसे वह हमें जल्दी से जल्दी कुछ करने के लिए उकसा रही हो। हम कमरे के बीच में पहुंचे, जहां हवा में एक घनी बुरी शक्ति महसूस हो रही थी। मैंने मोमबत्तियां जलाईं। उनकी मध्यम रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां डाल रही थी। अंजलि ने मुझे जो मंत्र सिखाया था उसे मैंने पूरे विश्वास के साथ पढ़ना शुरू किया, जबकि संदेह मन में चुभता जा रहा था। जैसे जैसे हमने मंत्र पढ़ा, मीरा का स्वरूप बदलने लगा। उसका दर्द एक भारी शक्ति के रूप में महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि हम किसी अदृश्य जाल में फंसते जा रहे थे। कृपया मीरा, हम तुम्हारी मदद करने यहाँ आए हैं, मैंने अपनी आवाज में व्याकुलता भरकर कहा। उसकी आत्मा आगे बढ़ी और उसकी पीड़ा का आवेग मुझे घेरने लगा। उन्हें सच जानना होगा, उसने चीखते हुए कहा। और उसी क्षण मैं समझ गया, यह सिर्फ उसे मुक्त करने की बात नहीं थी, यह उस चक्र को तोड़ने की बात थी जिसने इतना दुख पैदा किया था। वह चाहती थी कि सब समझें उनके कर्मों का बोझ, उन जिंदगियों का एहसास जिन पर उन्होंने असर डाला था। हमारे नीचे की जमीन हिलने लगी और ऊर्जा का तूफान रोशनी और अंधेरे के भंवर में बदलने लगा। किशोर एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनका डर स्पष्ट था। यह क्या हो रहा है? उनमें से एक ने चीखते हुए पूछा। साथ रहो, राघव ने चिल्लाया। जैसे जैसे ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंची, मोमबत्तियां बेतहाशा टिमटिमाने लगी और मीरा की आवाज उस शोर के बीच से गूंज उठी। तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हें मेरी कहानी बतानी होगी। अंतिम झटके के साथ आत्मा एक तेज रोशनी में विस्फोटित हो गई और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। परछाइयां धीरे धीरे हट गईं और कमरे का बोझिल माहौल हल्का महसूस होने लगा। जैसे ही रोशनी मध्यम हुई, मैंने खुद को फर्श पर पाया। सांस फूल रही थी, लेकिन मैं जिंदा था। किशोर इधर उधर देखने लगे, हक्के बक्के। उनकी आंखों में एक नई समझ की झलक थी। अभी क्या हुआ? उनमें से एक ने कांपते हुए पूछा। यह खत्म हो गया, मैंने धीमे से कहा। दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन यह तुम्हारे लिए एक शुरुआत है, अब तुम्हें उसकी कहानी बतानी होगी। राघव और मैंने किशोरों को उठने में मदद की और मैं देख सकता था कि उनके चेहरे पर समझ की झलक आ रही थी। उन्होंने अपने आप से परे कुछ ऐसा अनुभव किया था, एक झलक उस सच्चाई की जो उनके सामने आई थी। जब हम इमारत से बाहर निकले तो चांद आकाश में ऊंचा चमक रहा था। उसकी चांदी जैसी रोशनी पूरे शहर पर बिखरी हुई थी। परछाइयां अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी और मेरे अंदर एक शांति का एहसास हो रहा था। हम बाहर खड़े थे, रात की ताजी हवा हमारे चारों ओर बह रही थी। किशोर अब भी सहमे हुए अपने अनुभव बांटने लगे। उनकी आवाजें एक समझ और संकल्प की लहर में घुलती जा रही थी। वे मीरा की बात कर रहे थे, न्याय की और अतीत को याद रखने की महत्वता की। राघव ने मेरी ओर मुड़कर एक आभारी मुस्कान बिखेरी। तुमने कर दिखाया विक्रम, तुमने अंधकार का सामना किया और उन तक रोशनी पहुंचाई जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन भले ही मैं उसकी प्रशंसा स्वीकार कर रहा था, मेरा एक हिस्सा सतर्क था। परछाइयां हट चुकी थीं, लेकिन मुझे पता था कि वे कभी पूरी तरह से नहीं जाती। अंधकार हमेशा किनारों पर मंडराता रहता है, किसी कमजोर क्षण का इंतजार करता हुआ। कुछ महीनों बाद पुलिस स्टेशन ने सभी शहीद अधिकारियों के लिए एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया, जिसमें मीरा का नाम भी शामिल था। यह आयोजन गंभीर था,
बहादुरी और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ। भीड़ के सामने खड़ा होकर मैंने मीरा के बारे में बात की, केवल एक शिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक न्याय के प्रतीक के रूप में, उस सच्चाई की लड़ाई के रूप में जो हम सब ने साझा की थी। उसकी कहानी का बोझ कमरे में गूंज रहा था, सबको एक साझा संकल्प में बांधते हुए। हमें याद रखना चाहिए, मैंने घोषणा की, कि हमारे हर फैसले का असर होता है। जिनकी जानें चली गईं, उनके लिए हमें सही के लिए लड़ना होगा। उन मूल्यों को बनाए रखना होगा जिन्हें हम बचाने की शपथ लेते हैं। जैसे ही मैं नीचे उतरा, मैंने अपने बगल में एक उपस्थिति महसूस की, एक धन्यवाद की धीमी फुसफुसाहट जो मेरे दिल को छू रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मीरा को शांति मिल गई थी, उसकी कहानी आखिरकार स्वीकार कर ली गई थी। मैं हमेशा उसकी याद को अपने साथ लेकर चलूंगा, रोशनी और अंधकार के बीच के उस नाजुक संतुलन की याद के रूप में, और उस जिम्मेदारी की जो मेरे कंधों पर थी। हम मिलकर परछाइयों को दूर रखेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि अतीत के बलिदानों को भुलाया न जाए और भविष्य उम्मीद और न्याय से रोशन हो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।